बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ग्रांट गिलमोर का एक बहुत मशहूर कॉल है। उसका कहना था कि जन्नत में सब कुछ होगा, लेकिन जो एक चीज़ नहीं होगी वो कानून नहीं होगा। वहाँ पर शेर बकरी के साथ लेटा हुआ आपको दिखाई देगा, वहाँ पर कोई कानूनी दायराकार नहीं होगा और आप कानून से बालातर होंगे। जबकि दोज़ख का मंजरनामा ये होगा कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा लेकिन कानून होगा। वहाँ पे किसको कहाँ पर सज़ा देनी है उसका दायराकार का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान क्या जन्नत है या दोज़ख, ये आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जन्नत के मुतरादिफ है, जहाँ पर सब कुछ मौजूद है लेकिन कोई कानून मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी केसेस नए बनते हैं उनकी मुमासलत पुराने केसेस से ज़रूर देखने को मिलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस बने वो पहली बार नहीं बने। इस तरह के केसेस माजी में भी बनते रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी तहकीकात होती रहीं और मंतकी अंजाम तक न पहुंच सके। जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस का मामला था और उसे ममनुआ फंडिंग में तब्दील कर दिया गया, उस केस में इमरान खान साहब को सजा हुई, लेकिन उस तरह के केसेस मुख्तलिफ साबिक वज़राए आज़म के ऊपर भी बने। आज तक उसकी तहकीकात जारी हैं। कुछ केसेस बंद कर दिए गए और कुछ अभी तक चल रहे हैं जिनका फैसला नहीं हो सका। इसी तरीके से तोशाखाना केस है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इसी तरह के केसेस साबिक वज़राए आज़म के ऊपर भी हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। मुख्तलिफ केसेस ऐसे ही हैं जिनके गिर्द खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, लेकिन मुख्तलिफ वज़राए आज़म वो बालातर दिखाई देते हैं। अभी तक किसी केस का मंतकी अंजाम नहीं देखने को मिला। क्या ये सिर्फ एक घड़ी है जिसका अब शोशा उठाया जा रहा है, या दुनिया भर में ऐसी घड़ियों के शोशे पहले भी उठ चुके हैं? क्या सिर्फ खान साहब को फ्रेम किया जा रहा है, ये दुनिया भर में पहले भी शख्सियात को फ्रेम किया गया? तो मैं माजी का हवाला देता हूं। पाकिस्तान से हट के भी हवाला जात होंगे और पाकिस्तान के भी हवाला जात हैं, और उसके बाद बात की जाएगी कि तोशा खाना से अब तक किस वजीर आजम ने कितने तहाइफ लिए हैं और कितने फीसद पैसे दे के वो अतिया अपने नाम किया है। इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस व्लॉग में मिलेगी। बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, बजट पेश किया गया। बजट पेशी के दौरान BBC के ऊपर आपको पूरा कॉलम मिल जाएगा। उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि जिस मुल्क के वज़ीर आज़म ने 46 लाख अमरीकी डॉलर की घड़ी पहनी हो, वो बेहतरी का फैसला अवाम के लिए कैसे कर सकता है? उस घड़ी की मालियत 46 लाख अमरीकी डॉलर थी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहन रखी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमाओं ने उसकी तरदीद की थी कि ये वो घड़ी नहीं है। उसके बारे में ये कहा जाता था कि इसके अंदर शहाबे साकिब का टुकड़ा भी मौजूद है जो इसमें जड़ा गया है। उस हवाले से तहकीक भी हुई, किसी ने रद्दुल दलाइल पेश किए और किसी ने उसे मुस्तनद गिरदानते हुए वही घड़ी करार दिया था। उसके बाद रूस के सदर प्यूटन के तर्जुमान ने एक घड़ी पहन रखी थी और उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो एक घड़ी थी, तो उनकी 4 साल की जो आमदन है उससे जायद की वो घड़ी बयान की गई। और फिर उनके तर्जुमान ने यह वाजे किया कि मुझे शादी पे मेरी बीवी की जानिब से यह तोहफा मिला था, लेकिन वो मीडिया की गर्दिश खबरें रहीं और उसकी तरदीद भी वाज़े तौर पे वो ना दे सके। उसके अलावा नाइजीरिया की खातून अव्वल, उनकी 18 कैरात सफ़ेद सोने की घड़ी भी मीडिया पे बातचीत उस पे होती रही और वो मीडिया की जीनत बनी रही। उसके ऊपर भी उनकी जानिब से कोई वाज़े काबिल तरदीद सबूत बयान नहीं दिया जा सका कि जिसके बारे में वो ये कह सकें कि ये घड़ी किन ज़राए से उन्होंने हासिल की है। उसके बाद अबू बकर अल बगदादी, जिन्होंने जो ISIS के सरबराह भी थे और एक मस्जिद में गए, काला लिबास ज़ेब तन किया हुआ था, सर पे अमामा रखा हुआ था और रोलेक्स की एक घड़ी थी जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में बताई जाती है कि वो उन्होंने हाथ में पहन रखी थी, जिसके बारे में बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर भी बातें होती रहीं कि एक तरफ ये इस्लामी सल्तनत बनाने के दावेदार हैं और दूसरी तरफ ऐसी अय्याशी है कि इनके हाथ पे करोड़ों रुपए मालियत की घड़ी मौजूद है। उसके अलावा चीन में हुकूमती ओहदेदारों की तस्वीर भी मंजर आम पे आती रही। एक हुकूमती ओहदेदार थे जो बस हादसे की जगह पे पहुंचे, मुस्कुराते हुए वहां पे देखे गए, उनकी तस्वीर मंजर आम पे आई जिसमें एक घड़ी के ऊपर फिर बहसो मुबाहिसा हुआ कि ये घड़ी इन्होंने जो हाथ में पहन रखी है ये महंगी तरीन घड़ी है और एक हुकूमती ओहदेदार इतनी महंगी तरीन घड़ी कैसे खरीद सकता है। उसके अलावा
हिटलर की मारूफ ज़माना घड़ी जो 11 लाख डॉलर में फरोख्त हुई और कहा यह जाता था कि 1933 में उनकी सालगिरह के मौके पर उन्हें यह गिफ्ट की गई जब वो जर्मन के चांसलर मुंतखब हुए थे। तो उसके बारे में भी ये बातें होती रहीं कि एक तरफ ये नारा लगाते रहे दुनिया को तब्दील करने के और दूसरी तरफ इतनी महंगी घड़ियां इनके पास मौजूद रहीं। फिर इंडिया के कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरा माया की 70 लाख की घड़ी के ऊपर जब उसकी तस्वीर मंजर आम पे आई तो उस वक्त के जो हुकूमती ओहदेदार थे उन्होंने ये बातें की कि ये सो कॉल्ड सोशलिस्ट हैं जो अपने आप को बताते हैं कि अवामी मफाद में हम काम करते हैं। तो 70 लाख रुपए की ये घड़ियां पहन रखे हुए हैं जो पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए की घड़ी बनती थी। ये घड़ियों के तनाजात माजी में भी सामने आते रहे, ये बैनुल अक़वामी सतह पर होता है। आप अपने मुखालिफ को फ्रेम कर सकते हैं। अखलाकी तौर के ऊपर क्या इस घड़ी को बेचना चाहिए था या नहीं, ये एक अलग मामला है। कानूनी तौर के ऊपर क्या दायराकार मुतय्यन जो था उससे बाहर जाके आपने घड़ी को खरीदा या उसी दायराकार में खरीदा है, तो इसका जवाब यह बनता है कि अगर हुकूमत को यह लगता है कि यह कानूनी दायराकार में इस घड़ी को नहीं खरीदा गया तो फिर जो हेड ऑफ प्रोटोकॉल है उसके अलावा जो इसकी एवेल्यूएशन करने वाला है, जो कस्टम का ऑफिसर होता है 20वें ग्रेड का, उसके अलावा जो कैबिनेट सेक्रेटरी का एक मेंबर इसमें होता है, फिर पहले 3 शख्सियात उनको पकड़ा जाए जिन्होंने इवेल्युएट किया। उनकी इवेल्युएशन के बाद यह फैसला किया गया कि इसे खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। अब खरीदार ने अगर उसे बेच दिया है तो आप अखलाकी तौर के ऊपर उस पर सवाल उठा सकते हैं कि क्या उसे तोहफे को बेचना चाहिए था या नहीं बेचना चाहिए था। 20% के ऊपर जो उसकी कीमत मुतय्यन की गई, 20% के ऊपर उसे खरीदा गया। तब तक का रूल 20% का ही था। उससे पहले माजी में यह 15% हुआ करता था, फिर यह 20% हुआ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस वाक़े के बाद जब बातें मंजर आम पे आई तो इसमें तरमीम कर दी गई और तोशा खाना में अमेंडमेंट करने के बाद इसे 50% कर दिया गया। सबसे पहले तो उन 3 अफराद को पकड़ा जाना चाहिए जिन 3 अफराद ने इस घड़ी की कीमत को मुतय्यन किया या इस जैसी दीगर अशिया की कीमतों का तयन किया और उसके बाद यह फैसला किया गया कि इसे खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। अब माजी की बात कर लेते हैं कि माजी के वज़राए आज़म तोशा खाना से क्या कुछ ले गए या कितने तहाइफ ले गए। गुलाम इसहाक खान साहब 88 तहाइफ लेके रुखसत हुए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा वो 174 तहाइफ ले गई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 75 तहाइफ लिए। एक केस उनके ऊपर भी तोशा खाना का है जिसमें उन्होंने महंगी तरीन गाड़ी मर्सिडीज खरीद रखी है, 15% उसकी कीमत दी और उसके इवज वो गाड़ी को अपने पास रखा, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बात करती है कि हमने तोहफा लिया तो अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखा है, उसे बेचा नहीं है। उसके अलावा फारूक लगारी साहब जिन्होंने 116 तहाइफ लिए। उसके अलावा रफ़ीक तारड़ साहब जो अताउल्ला तारड़ साहब के दादा जान थे, उन्होंने 73 तहाइफ लिए। जफरुल्लाह खान जमाली साहब जिनके पास 110 तोशा खाना के तहाइफ हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब जिनके पास 9 तहाइफ हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिनके ऊपर भी तोशा खाना का केस है, जिसमें BMW जो महंगी तरीन गाड़ी है और लेक्सस गाड़ी जिसे 15% के इवज वसूल किया गया था, उसके ऊपर बात यह चल रही है कि 15% जो उसकी कीमत का तयन किया गया वो गलत किया गया। अब कानूनी पैराए के अंदर अगर इसे देखा जाए तो खान साहब ने जो घड़ी खरीदी है वो कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए उसकी कीमत का जो तयन किया गया है उसका तमाम तर मलबा खान साहब के भी नहीं ऊपर आएगा, वो 3 शख्सियात के ऊपर आएगा जो प्रोटोकॉल्स में शामिल होते हैं, जिनका काम ही उस तोशा खाना में मौजूद चीज की इवैल्यूएशन करने के बाद उसकी कीमत का तयन करके फिर उसकी कीमत निकालना है कि 20% इसकी कितनी कीमत बनेगी। पहले तो हर्फ अगर आएगा तो उन 3 शख्सियात के ऊपर आएगा। अखलाकी दायरा कार के ऊपर आपको यह बात कर लेनी चाहिए कि वो जो घड़ी थी अगर वो मक्का एडिशन के मुताबिक एक वाहिद घड़ी थी तो फिर उसे नहीं बेचना चाहिए था, तोहफे को नहीं बेचना चाहिए, अपने पास आपको रखना चाहिए ताकि आपके पास किसी की याददाश्त मौजूद हो कि किसी ने अगर तोहफा दिया है तो दिली तौर के ऊपर उसकी अकीदत आपके साथ इतनी थी कि आपको वो तोहफा दिया गया तो आपको अपने पास महफूज रखना चाहिए था। ये अलग बात है कि आपने उसे बेच दिया तो अखलाकी तौर पे आपने सही काम नहीं किया, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर अगर घेरा तंग होता है तो जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रसीदें भी उसकी दिखा चुके हैं और एक शख्सियत को भी सामने लाया जा चुका है जो इस्लामाबाद में मौजूद है। कानूनी तौर के ऊपर वो ठीक है कि अगर हमने कोई चीज बेची है तो उस जिसको बेची गई उसने आगे जाके किसी को बेच दी तो हमारा क्या लेना देना। उसने 26 हाथ आगे बेच दी है, अगर कोई और शख्सियत उठ के सामने आ गई और बताती है कि मैंने इतने में खरीदी है तो उनका यह मानना है कि हमारे पास तो रसीदें मौजूद हैं कि हमने कितने में बेची, किस तारीख को बेची।
उसका तमाम तर कानूनी दायरा कार में रहते हुए हमारे पास लवाजमात मौजूद हैं और हम बवक्ते ज़रूरत वो अदालत में पेश भी कर देंगे। तो इस पे वफाकी हुकूमत की तरफ से जो नारे लगाए जा रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत को अपना माजी भी देख लेना चाहिए कि अपने माजी में उन्होंने कितने तहाइफ लिए, कितने पैसों के इवज लिए और किस तरीके से लिए। यहां पे तो ये बातें भी मंजर आम पे हैं कि यहां पे तस्बियां, जायनमाज और लोटे तक ले गए हैं तोशा खाना में, जो तहाइफ दूसरे ममालिक से मिले थे। मशरक़ वस्ता के ममालिक इस तरह के बड़े बड़े तहाइफ देते हैं, जबकि मगरबी ममालिक जो है वहां पे इस तरह के बड़े तहाइफ देने का रवाज नहीं है। लेकिन मशरक़ वस्ता से जितने तहाइफ मिले थे, 30,000 से कम कीमत पे जितने तहाइफ थे चुपचाप घर ले गए, और उससे जो बड़ी कीमत के तहाइफ थे फिर उनकी जो कीमतें लगाई गई, वो कीमतें किस तरीका एकार के तहत लगाई गई उसका भी जवाब देना चाहिए। मुखालिफ को फ्रेम करने के लिए अगर सिर्फ यही एक केस है तो फिर आपके लिए भी ये सोचने का मकाम है कि एक केस, जिस तरह के केसेस आप पे भी चल रहे हैं, आप भी उसी तरीके के केस को खोल रहे हैं। आपको दीगर केसेस खोलने चाहिए थे। पाकिस्तान में अगर रवायत तब्दील हो रही है तो आपको भी करनी चाहिए थी। बस सूरत दीगर इस पर शांति इख्तियार कर लीजिए, वगरना ये मामला आपके भी गले पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।